दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम अध्ययनरत थे। भारतीय संविधान के भाग 4 का हमने विस्तृत अध्ययन किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने गहराई में तथ्यों को जानने की कोशिश की थी। उसके पश्चात अब आज की क्लास में हमारा विषय रहेगा मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य या कह सकते हैं मूल कर्तव्य। किस प्रकार से मूल कर्तव्य के बारे में दोस्तों, जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जब हमारे देश का संविधान निर्मित किया गया संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, तब मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। उसके पश्चात दोस्तों क्या हुआ आगे, 1975 में आपको बताया भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी जी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के राष्ट्रपति थे। 25 जून 1975 को अधिसूचना आधी रात को जारी की गई। 26 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। तो 1975 में जब आपातकाल चल रहा था, उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक समिति बनाई गई। उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक समिति बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति को ये जिम्मेदारी दी गई कि भारतीय संविधान में लोगों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए। इस आधार पर आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं निर्धारित करें जिनको हम अपने संविधान में स्थान दे सकें। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको कहा गया अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, अधिकारों के साथ क्या होने चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति ने फिर अनुशंसा की थी और उसने कहा कि मूल अधिकारों के साथ में लोगों के कुछ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, अधिकारों के साथ क्या होने चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ये सिफारिश थी। ठीक है, इन्होंने अपनी सिफारिश में 8 बिंदु निर्धारित किए थे, यानी 8 सिफारिशें की थी इन्होंने। ठीक है, 8 कर्तव्यों के बारे में बातें बताई कि इस प्रकार के कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया जा सकता है। तत्पश्चात दोस्तों क्या हुआ आगे, तो ये अनुशंसा की अधिकारों के साथ में कर्तव्य भी होने चाहिए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा थी, रिपोर्ट थी। इस आधार पर भारतीय संविधान में 42वां कौन सा 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, या ऐसे कर सकते हैं हम, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 51 में क्या किया गया, संशोधन। अनुच्छेद 51 में क्या किया गया, संशोधन। ये ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया और क्या जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4A, बड़ा शब्द दिख रहा है आपको A, इसका मतलब है कोई नई चीज जोड़ी जाना। भाग 4A जोड़ दिया गया
अनुच्छेद 51 में भी बदलाव किया गया, संशोधन किया गया। और क्या किया गया, इसमें क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A कह सकते हैं या बड़ा कह सकते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, मूल कर्तव्यों का क्या किया गया, उल्लेख, ठीक है। शायद समझ गए होंगे आप। 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उन्होंने 8 बिंदुओं के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की और कहा कि अधिकारों के साथ साथ में मनुष्य के, मानव के कर्तव्य भी होने चाहिए। इसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और भारतीय संविधान के भाग 4 में संशोधन करके भाग 4A जोड़ा गया, यानी नया प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 51 में संशोधन करके क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और इन्हीं के माध्यम से यानी वर्तमान में भाग जो 4A है और अनुच्छेद 51A है उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का क्या है दोस्तों, उल्लेख है। तो वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस में है, संविधान के भाग 4A में, भाग 4A कह सकते हैं या कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A कह सकते हैं या अनुच्छेद 51 कह सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं दोस्तों, ठीक है। संविधान के भाग 4 में 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में 51A जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों का उसमें उल्लेख किया गया। और इसके माध्यम से 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। जबकि मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। 1976 में कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए जिनका प्रावधान अनुच्छेद 51A या के अंतर्गत है संविधान के भाग 4A में, ठीक है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, वर्तमान में कितने हैं, 11, ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। 11वां कब जोड़ा गया, 11वां कब जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया, ये ध्यान रखेंगे, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के भाग 4A में या अनुच्छेद 51A में, तो कुल कितने हैं दोस्तों, 11। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम 11 मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सी बातें 11 मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो भारतीय नागरिक हैं उनकी एक ड्यूटीज बनती है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की जो हमने भारतीय संविधान में प्रेरणा ग्रहण की है वो कौन से देश से ग्रहण की है, सोवियत संघ। किससे ग्रहण की है, सोवियत संघ। पहले सोवियत संघ ही था दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम क्या है, रूस है, क्योंकि इसका विखंडन हो गया और इसका उत्तराधिकारी बन गया कौन, रूस। तो मौलिक कर्तव्यों की जो प्रेरणा है हमने भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है, सोवियत संघ या रूस से ग्रहण की है, ठीक है। वर्तमान में केवल जो प्रचलित हैं ये भारत और जापान में है। मौलिक कर्तव्य प्रचलित हैं वो कौन कौन से देशों में हैं, भारत और जापान में, ये भी ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कौन से देशों में प्रचलित हैं, भारत और जापान में प्रचलित हैं। उसके बाद में अब हम आगे मौलिक कर्तव्य देखते हैं कितने हैं, 11। तो 11 देखने से पहले हम एक लाइन लिखी हुई है, उसके पश्चात 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
क्या लिखी हुई है? भारत के सभी नागरिकों का, भारत के, या पहले यहाँ आप लिख लेंगे 11 मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यह लाइन लिखी हुई है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह। अब आता है आपका नंबर 1, और नंबर 1 में क्या बातें लिखी हुई हैं? संविधान का पालन करें, 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 ये बात लिखी हुई है। ये हमारी ड्यूटीज बनती है भारतीय नागरिकों की, ये ड्यूटी बनती है दोस्तों। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है दोस्तों। हालांकि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार की कोई सजा या कोई कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं है, केवल ये नैतिक बाध्यताएं हैं। क्या हैं? नैतिक बाध्यताएं हैं। ये अपनी तरफ से हम अपने राज्य को, हम अपने देश को क्या देना चाहते हैं उसके बारे में उल्लेख है दोस्तों। संविधान का पालन करें। आपको पता है कि हमारा देश संविधान के अनुरूप ही चलता है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान का पालन करें। संविधान द्वारा निर्धारित आदर्श, उसके ऊपर चलने का प्रयास करें। संविधान द्वारा निर्धारित जो संस्थाएं हैं उनको, उनके प्रति हम आदर करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें, राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। ये हमारा क्या है? पहला मूल कर्तव्य है। उसके बाद में अगला नंबर 2 आता है दोस्तों। 2 क्या है? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, और उनका पालन करें। ये दूसरा मूल कर्तव्य है हमारा। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कहने का मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी लड़ाई लड़ी गई राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, और उसमें हमारे बहुत से नेताओं ने, वीर लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर हमें ब्रिटिश गुलामी के चंगुल से हमें आज़ादी मिली। तो वही बात यहाँ दोहराई जा रही है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन लोगों ने बढ़ावा दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, उनके उच्च आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखें कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने
उस प्रकार की लड़ाई लड़कर आज हमारे देश को आज़ाद कराया, तो उनके प्रति हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। और ऐसी बातों का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ये कहता है ये नंबर 3 जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो। उसके बाद में अगला जो आता है नंबर 3 अब हम यहाँ देखेंगे। इसमें कहा गया है देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। यह हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, किसी भी प्रकार से उसे कोई हानि न पहुंचाए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी उसे किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे, उसे किसी भी प्रकार से टूटने नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हम भारतीय नागरिकों का क्या है दोस्तों? एक कर्तव्य है और उसे बनाए रखना। अगला जो नंबर आता है वो 4 है। चौथा मूल कर्तव्य क्या कहता है? देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर यानी बुलाए जाने पर, किए जाने पर राष्ट्र सेवा या देश सेवा, राष्ट्र सेवा शब्द लिखें आप, अच्छा दृष्टिकोण इसी से सही रहेगा, राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहे। देश की रक्षा करें यानी हम भारतीय नागरिकों का ये कर्तव्य है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। और आह्वान किए जाने पर, जब हमारे जो सरकार है उसके द्वारा अगर आह्वान किया जाता है, अगर कोई विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, सरकार आह्वान करती है कि आप आगे आएँ और राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं, तो हमें बिना किसी संकोच के आगे बढ़कर राष्ट्र सेवा के लिए क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। ये कहता है नंबर 4 जो मूल कर्तव्य है वो। उसके बाद में अगला आता है नंबर 5 और 5 में क्या बताया गया है दोस्तों? भारत के सभी लोगों में समरसता, सोशल हार्मोनी कहा जाता है इसको, जो सामाजिक जुड़ाव है उसको समरसता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व यानी भाईचारा, समान रूप से भाईचारा की भावना, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभावों से परे हो, भेदभावों से क्या हो? परे हो यानी अलग हो। भारत के सभी लोगों में समरसता यानी सामाजिक जुड़ाव तथा समान भ्रातृत्व की भावना यानी समान भाईचारा, आपस में मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति का निर्माण करें, और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से क्या हो? परे हो यानी अलग हो। कहने का मतलब जो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार के नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव न करे, ऐसी समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का हम भारतीय क्या करें? निर्माण करें।
और साथ में इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, सम्मान के विरुद्ध हों। यानी महिलाओं या स्त्रियों की जो डिग्निटी होती है उसके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रथाएं हैं जो उनको नुकसान करती हैं, उनके सम्मान के खिलाफ हैं, तो ऐसी प्रथाओं का हमें क्या करना होगा, त्याग करना होगा। तभी जाकर हम एक समान भातृत्व की भावना या समरसता का निर्माण कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद में अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो नंबर 6 पर है दोस्तों, और इसमें कहा गया है हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर जिसको कहा जाता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, यह है आपका छठा मौलिक कर्तव्य। हमारी सामाजिक संस्कृति जो कंपोजिट कल्चर है, जो मिलीजुली भावना है, उसकी गौरवशाली जो परंपरा है, लंबी एक विरासत है, किस प्रकार से आज हमारी जो संस्कृति हमारे सामने बनी है, तो इसका हमें महत्व समझना होगा, किसी भी प्रकार से उसको विचलित नहीं करना है और उसका परिरक्षण करें। कहने का मतलब उसमें हमें उसकी रक्षा करते हुए हमारी संस्कृति को बनाए रखना होगा। ये कहता है नंबर 6 जो मौलिक कर्तव्य है वो। उसके बाद में अगला नंबर आता है 7वां, और 7वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण, तो जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जिसके अंतर्गत ध्यान दे लीजिएगा, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उसकी सुरक्षा करें, उसकी सुरक्षा और संवर्धन करें, यानी उसको बढ़ावा दें, संवर्धन करें। और साथ में ये भी लिखा हुआ है, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। समझने की कोशिश करें। प्राकृतिक पर्यावरण क्या, जैसे वन भी प्राकृतिक पर्यावरण के दायरे में आता है। कोई झील, पानी का जो स्रोत होता है, झील, तालाब, कोई झरना वगैरह, वो भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। नदी और वन्य जीव, ये सारा जो एक प्रकार का कहने का मतलब वातावरण है, वो सारा मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, उसे हमें किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं डालना चाहिए। उसकी सुरक्षा और उसको बढ़ावा देना हमारा क्या है, कर्तव्य है दोस्तों। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी किसी भी जीव जंतु, किसी भी प्राणी को हम सताएं नहीं, उसकी रक्षा करें और
उनको पूरी तरीके से स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। ये कहता है हमारा 7वां जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो नंबर आता है 8वां मौलिक कर्तव्य। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, सुधार की भावना का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, समय के साथ में नई पद्धतियां उन्नत करते हुए हम अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करें। मानववाद, मनुष्य के रूप में किस प्रकार से दूसरे जो समूह है उसके प्रति हमारा नज़रिया किस प्रकार का हो, अच्छा नज़रिया रखें। ज्ञानार्जन यानी ज्ञान शिक्षा प्राप्ति के जो हमारे उद्देश्य हैं वो अच्छे उद्देश्य ग्रहण कर हम राष्ट्र निर्माण में अपनी जो छवि है, अपने समाज की जो छवि है, अपने देश की जो छवि है उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न करें तथा प्रत्येक क्षेत्र में सुधार की भावना का क्या हो, विकास होना चाहिए या विकास करना चाहिए। ऐसा प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। ये कहता है नंबर 8 मूल कर्तव्य। उसके बाद में अगला आता है नंबर 9। और 9 में क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति, हमारी जो बहुत सी सार्वजनिक संपत्तियां हैं देश में, तो एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। उसे किसी भी प्रकार से क्षति हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उसे किसी भी प्रकार से संकट में नहीं डालना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से अन्य किसी परिस्थिति के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के अंतर्गत जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि देश की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। और हिंसा से दूर रहें, कहने का मतलब हिंसक गतिविधियों में एक नागरिक होने के नाते हम कहीं भी संलिप्त न हो, किसी भी प्रकार से हमें हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है नंबर 9। उसके बाद में अगला आता है हमारा 10 जो मौलिक कर्तव्य है। इसमें कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके।
एक नागरिक होने के नाते ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, एक व्यक्ति मिलकर, एक व्यक्ति अकेला और सभी लोग आपस में मिलकर ऐसी गतिविधियां निर्मित करें जिससे सभी क्षेत्रों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। और ऐसा प्रयास जिससे राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और विकास की नई ऊंचाइयों को क्या कर सके, छू सके। कहने का मतलब इस प्रकार का कार्य करें, एक व्यक्ति के रूप में मिलकर सामूहिक रूप से हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का नाम निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंच सके। एक नागरिक होने के नाते हमारा ये क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। तो जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके पश्चात 86वां संविधान संशोधन किया गया और 86वां संविधान संशोधन करने के पश्चात 11वां जो मूल कर्तव्य है वो क्या निर्धारित किया गया। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, माता पिता संरक्षक या अभिभावक, एक ही बात है, अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों, या एक शब्द और है प्रतिपाल्य, जिसका पालन पोषण वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों प्रतिपाल्यों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया। तो माता पिता संरक्षक या अभिभावक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि वो उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा सकता, क्योंकि सरकार के द्वारा नागरिकों को, चाहे वो नागरिक किसी भी श्रेणी के क्यों न हो, उसको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो ड्यूटी है वो बनती है किसकी, कर्तव्य बनता है किसका, माता पिता का या संरक्षक अभिभावक का, कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को या अपनी प्रतिपाल्य को, जिसका पालन पोषण उनके अधीन हो, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करने का जो कर्तव्य है वो निर्धारित किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का क्या करेगा, अवसर प्रदान करने का कार्य करेगा। ये ड्यूटी बना दी है माता पिता संरक्षक अभिभावक की। इसमें अब किसी भी प्रकार से हम नानुकुर नहीं कर सकते, इससे हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सरकार हमें इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवा रही है दोस्तों। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4A अनुच्छेद 51 ए या क के अंतर्गत दिए गए मौलिक कर्तव्य। तो मेरे ख्याल से आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी, हमें क्या कहना चाहता है मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से। किसी प्रकार की कोई समस्या दोस्तों यहाँ पर नहीं है। उसके पश्चात हम देखेंगे दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है, दंड या सजा का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप इस प्रकार का नहीं भी करते हैं तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई प्रावधान दंड का नहीं है। उल्लंघन कर दिया कि मान लीजिए आपने जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं इसके अनुरूप करते नहीं किया, इसके विरुद्ध करते किया, तो इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल ये क्या है, नैतिक बाध्यताएं हैं। मौलिक कर्तव्य क्या हैं, नैतिक बाध्यताएं हैं।
फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, नैतिक बाध्यताएं हैं। जब कहने का मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब सरकार हमें कुछ दे रही है तो बदले में हमें भी सरकार को कुछ देना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। तो ये एक क्या है, नैतिक बाध्यता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन हो जाता है तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 अनुशंसाएं की थी, लेकिन जोड़ी गई कितनी, 10। कितनी जोड़ी गई, 10 जोड़ी, यानी 10 मूल कर्तव्य जोड़ी गई, जबकि 8 के बारे में कहा था उन्होंने। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो और देख लेते हैं हम। मूल कर्तव्यों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, विशेषताएं ये भारतीय संविधान के अनुकूल है। पहली बात, भारतीय संविधान के क्या है, अनुकूल है। भारतीय संविधान के अनुकूल है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुकूल, यानी अधिकारों के साथ में हमें क्या मिले हैं, कर्तव्य भी मिले हैं। इसके अलावा नंबर 2 है वो भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की क्या है, अनुकूल है। एक नागरिक होने के नाते अपनी संस्कृति किस प्रकार की है, इसका परिचायक माने जाते हैं, क्या, मूल कर्तव्य। उसके बाद में 3rd नंबर आता है, ये संविधान की व्याख्या करने में न्यायपालिका की मदद करते हैं। संविधान की व्याख्या करने में न्यायपालिका की क्या करते हैं, मदद करते हैं। न्यायपालिका की मदद करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की मदद करते हैं, ये तीसरा विशेष बात है। इसके बाद में नंबर 4 पर आप देख लेंगे, ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए अभी मैंने बताया था क्या है, नैतिक बाध्यताएं हैं। भारतीय नागरिकों के लिए ये क्या है, नैतिक बाध्यताएं। इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। विशेष बातें हैं चारों जो विशेषताएं दर्शाती हैं मूल कर्तव्यों की, कि भारतीय संविधान के अनुरूप या अनुकूल है। एक ही बात है, भारतीय संविधान के अनुकूल या अनुरूप है, क्योंकि अधिकारों के साथ में कर्तव्य भी हैं। ये भारतीय संस्कृति के परिचायक यानी अनुकूल, और भारतीय संविधान की व्याख्या करने में ये जो हमारी न्यायपालिका है उसकी मदद करते हैं। और नागरिकों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो नागरिक हैं उनके लिए नैतिक बाध्यताएं हैं। ये बातें हम यहाँ पर भी जान चुके हैं, क्या है ये, नैतिक बाध्यताएं हैं। अब देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है कि इनका उल्लंघन हो जाने पर किसी प्रकार का दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारे यहाँ पर एक समिति बनेगी, JS वर्मा। कौन सी समिति, एक समिति बनाएगी 1998 में, JS वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जगदीश शरण वर्मा इनका नाम है दोस्तों। JS वर्मा समिति, ठीक है, के नेतृत्व में कब बनी, 1998 में। JS वर्मा के नेतृत्व में एक समिति बनी 1998 में, और इस समिति का जो काम था, क्यों बनाई गई समिति, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, ताकि हमें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व CJI थे उनके नेतृत्व में एक समिति बनानी पड़ी कि मूल कर्तव्यों की पालना या क्रियान्वयन किस प्रकार से हो। मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन कैसे हो। ठीक है, ये काम था, क्या कार्य, उद्देश्य कह सकते हैं, मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। ये JS वर्मा के नेतृत्व में जो समिति बनी उसका कार्य था दोस्तों।
और इसने फिर अपनी रिपोर्ट जो सौंपी वो 1999 में। रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी 1999। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर मौलिक कर्तव्यों की पालना करवानी है, क्रियान्वयन करना है, तो सरकारी प्रकाशनों में मूल कर्तव्यों का प्रकाशन किया जाए। मूल कर्तव्यों का क्या किया जाए? प्रकाशन। पहली बात क्या बताइए अनुशंसा अपनी रिपोर्ट में कि सरकारी प्रकाशनों में मूल कर्तव्यों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। उसके बाद में नंबर 2 बात बताई, मूल कर्तव्यों पर एक लघु पुस्तिका, मूल कर्तव्यों पर क्या हो? एक लघु पुस्तिका का प्रकाशन किया जाए। लघु पुस्तिका का क्या हो? प्रकाशन। मूल कर्तव्यों पर लघु पुस्तिका का क्या होना चाहिए? प्रकाशन होना चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड बात है वो क्या बताएगी दोस्तों? इन्होंने ये तीसरी बात बताई, मूल कर्तव्यों की पालना के लिए ओम्बुड्समैन, मूल कर्तव्यों की पालना, मूल कर्तव्यों की पालना के लिए, ये शब्द ध्यान रखेंगे आप, नाम है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन स्वीडन से आया है की नियुक्ति। मूल कर्तव्यों की पालना के लिए क्या हो? ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हो। उसके बाद में अगला जो रिपोर्ट की जो बात आती है वो क्या आती है? नंबर 4 पर आती है तीसरी हमने देखी, मूल कर्तव्यों की पालना के लिए ओम्बुड्समैन की क्या हो? नियुक्ति हो। और इसके अलावा ये बात भी कही, रेडियो टीवी पर इसका क्या किया जाए? रेडियो टीवी पर मूल कर्तव्यों का क्या किया जाना चाहिए? प्रचार प्रसार। रेडियो टीवी पर मूल कर्तव्यों का क्या किया जाना चाहिए? प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुंच सके और इन्हीं के अनुरूप फिर लोग इनकी पालना के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। और नंबर जो 5वें हैं ये भी देख लें, 3 जनवरी को किसके रूप में? मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह अनुशंसाएं की थी JS वर्मा समिति ने 1999 में दोस्तों। उसके बाद में आगे एक संविधान समीक्षा आयोग बना 2000 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान समीक्षा आयोग ये कब बना? ये सन 2000, ठीक है। और संविधान समीक्षा आयोग इसके अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचलैया MN वेंकटचलैया इसके क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे, ठीक है। किसके? संविधान समीक्षा आयोग के, जो 2000 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उनकी सरकार के द्वारा गठित किया गया था। और सदस्य कौन कौन थे? सदस्य थे RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है ये शब्द, प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आया भी है। रणजीत सिंह सरकारिया केंद्र राज्य संबंधों को के लिए इनके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था, RS सरकारिया। इसके अलावा एक सुभाष कश्यप जो हमारे संविधान के विशेषज्ञ रहे हैं, सुभाष कश्यप साहब। इसके अलावा PA संगमा। इसके अलावा सुमित्रा महाजन जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं।
16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन, ये भी संविधान समीक्षा आयोग की सदस्य रही हैं। CR ईरानी, CR ईरानी, ठीक है, पत्रकार रहे हैं CR ईरानी साहब। तो ये अन्य सदस्य थे संविधान समीक्षा आयोग 2000 में जो गठित किया गया था। और संविधान समीक्षा आयोग ने फिर CR ईरानी, किसके नेतृत्व में, CR ईरानी के नेतृत्व में एक पैनल गठित किया। क्या गठित किया, पैनल गठित कर दिया। पैनल गठित किया, ठीक है, कि मूल कर्तव्यों की पालना कैसे हो, मूल कर्तव्यों की पालना कैसे हो, इसका निर्धारण करने हेतु संविधान समीक्षा आयोग के द्वारा एक पैनल गठित किया गया। और पैनल का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, CR ईरानी के द्वारा किया गया। क्यों गठित किया गया पैनल, एक समूह है, एक समिति क्यों बनाएगी, मूल कर्तव्यों की पालना कैसे होनी चाहिए। फिर CR ईरानी के नेतृत्व में जो पैनल गठित किया गया था, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी। और रिपोर्ट सौंपी 2002 में। और 2002 में ही जो संविधान समीक्षा आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट 2002 में किसको सौंप दी, सरकार को, ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग ने, संविधान समीक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी, सरकार को। सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है। कब, 2002 में। रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया, रिपोर्ट में क्या बताया, तो पहली बात इन्होंने बताया कि मूल कर्तव्यों को भाग 2 में जोड़ दिया जाना चाहिए, जोड़ दिया जाना चाहिए। जो नागरिकता से संबंधित है ना हमारे भारतीय संविधान का भाग 2, तो इस पैनल ने जो अनुशंसा की, संविधान समीक्षा आयोग ने, इसमें जो निर्धारित की गई बात वो क्या थी कि मूल कर्तव्यों को भाग 2 में ही क्या कर दिया जाना चाहिए, जोड़ दिया जाना चाहिए। और दूसरी जो बात कही इन्होंने, जो आजकल हम मूल कर्तव्य पढ़ने से पहले जो लाइन देखते हैं ना, उसकी अनुशंसा की थी। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, यह कर्तव्य होगा कि वह, ठीक है, जोड़ने की अनुशंसा किसने की, संविधान समीक्षा आयोग ने, ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग की अनुशंसा पर ही ये लाइन, कहने का मतलब आज जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये बात आपको लिखी हुई नजर आती है। तो मूल कर्तव्यों को भाग 2 में जोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, ये लाइन जोड़ने की अनुशंसा भी किसके द्वारा की गई थी, संविधान समीक्षा आयोग के द्वारा ही की गई थी। और थर्ड बात, मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखकर, मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये संविधान समीक्षा आयोग की थर्ड अनुशंसा थी। ये कहा कि अगर मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखकर ही ये कार्य किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों हमारा जो आज का ये पार्ट है संविधान का भाग 4A जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, उसमें हमने सभी प्रकार की जो बातें हैं वो जानने की
कोशिश की है, गहराई में सभी मौलिक कर्तव्यों को हमने पढ़ा है, किस प्रकार से उन मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से क्या क्या बातें हमें बताई गई हैं, हमें दिखाई गई हैं और समझाई गई हैं। तो हमारा एक नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि हम जो भाग 4 के अंतर्गत बताई गई बातें हैं उनके अनुरूप कार्य करने का, अनुरूप चलने का हम कार्य करें और राष्ट्र निर्माण में एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व फर्ज अदा करें। तो आज की क्लास में हमने जो अध्ययन किया है वो एक ही विषय पर था। हमारा ये विषय यहीं पर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है दोस्तों। आगे हम भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें उसमें, कहने का मतलब एक तरह से रीड माना जाता है भाग 5, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा दृष्टिकोण है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, इसको हम यहीं पर सीमित करते हैं।